जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने अभी बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी की फ़ाइल तो अपलोड कर दी थी, ठीक है, 4-5 दिन पहले। फिर कई बच्चों के कमेंट आए कि सर फाइल इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल भी मिल जाएगी। अब रही बात बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बॉटनी की प्रैक्टिकल फ़ाइल। तो जूलॉजी की जिस प्रकार हमने फाइल बनाई, आपको समझाया, ठीक उसी प्रकार आज हम बात करते हैं कि बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कैसे उसमें वर्क करना है। ठीक है, जो फाइल हमें बनानी है, ये जो फाइल हम लेकर आए हैं, ये फिफ्थ सेमेस्टर की है, फिफ्थ सेमेस्टर की। ओके, थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं जिनका फिफ्थ सेमेस्टर है, और बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल है। ओके, बॉटनी प्रैक्टिकल फाइल, ये बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम की फाइल भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब अब देखिए, फाइल में बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल है। कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, उन सभी प्रैक्टिकल का हम एक एक करके अध्ययन करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, तापमान का प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता का अध्ययन करना। मतलब जो टेम्परेचर होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, उसका अध्ययन करेंगे एक प्रैक्टिकल में। दूसरे में है कार्बनिक विलायकों की विभिन्न सांद्रता का प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता। मतलब जो कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, वो प्लाज्मा झिल्ली की जो पारगम्यता होती है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे अपन। उसके बाद में तीसरा जो प्रैक्टिकल है, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्लोरोफिल में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स है, वर्णक है, उनका पृथक्करण का अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद में नंबर 4 प्रैक्टिकल है, विलीन विधि द्वारा सॉल्वेंट मेथड द्वारा क्लोरोफिल के वर्णकों का अध्ययन करना। ये तो था पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा। दूसरा है विलीन सॉल्वेंट मेथड द्वारा एमिनो अम्लों का पेपर क्रोमेटो द्वारा पृथक्करण, और एंजाइम कैटाइलेज जो एंजाइम है उस पर तापमान का क्या प्रभाव है। इसके अलावा 7वां प्रैक्टिकल है, स्टार्च पर एमाइलेज के प्रभाव का अध्ययन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के विभोजन का प्रदर्शन, और गैनोंग रेस्पायरोमीटर द्वारा आर्क्यू शोषण गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीशोषण का प्रदर्शन, और चाप वृद्धि मापी द्वारा तने की लंबाई ज्ञात करना। मतलब किस प्रकार तना जो ग्रोथ करता है, ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको हम चाप वृद्धि मापी के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पहला अपना प्रैक्टिकल है, उसका उद्देश्य हम लिखेंगे। उद्देश्य तापमान का प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता का पर अध्ययन। मतलब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो उसके दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी पारगम्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक उपकरण हम काम में लेंगे। आवश्यकताएं या उपकरण जो है, जैसे चुकंदर हो गया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, स्प्रिंट लैंप हो गया, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया। उसका सिद्धांत लिखेंगे, उसके प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर के बाद में पूरा का पूरा प्रोसीजर करेंगे, एक एक स्टेप को लिखते जाएंगे। इसके अलावा जो परिणाम आया अपने, जैसे चुकंदर में उपस्थित लाल बैंगनी जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है, वो 1 घंटे के बाद में तापमान जैसे विस्तृत होता है वैसे रंगीन हो जाता है, परंतु विलायक में इसका विसरण नहीं होता है, अर्थात रंगीन होता है। तो सारा का सारा इसका परिणाम हम लिख देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद ये जो हमने जितने भी पिगमेंट्स लिए थे, उनका अलग अलग प्रकार से उनका डायग्राम हम बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक विलायक हमने बात की कि ईथर, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी कार्बनिक विलायक है, उनकी झिल्ली की पारगम्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही अपना टॉपिक है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक विलायकों की भिन्न सांद्रता पर प्लाज्मिक झिल्ली की पारगम्यता का अध्ययन करना। वही आवश्यक उपकरण वगैरह हो गया, बेंजीन, फार्मेलिन, ईथर, एल्कोहल हो गया, और उपकरण हो गए, और उसका सिद्धांत हमें लिखना है, और सिद्धांत के बाद में प्रक्रिया उसकी लिखनी है, और प्रक्रिया के बाद में अपने को परिणाम उसका लिखना है। ठीक है, पारगम्य झिल्ली के बारे में बताना है, पारगम्यता, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, और सावधानी अपने को लिखनी है। उसके बाद में ये डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है। ओके, अगला प्रैक्टिकल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्लोरोफिल
के वर्णकों का अध्ययन। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल में उनके पृथक्करण का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, वो एसीटोन वर्णकों का पृथक्करण करेंगे, आवश्यकताएं लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे और पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखेंगे। पूरा का पूरा प्रोसीजर है, स्पॉट लोकेशंस एप्लीकेशंस हैं, स्पॉट डेवलपमेंट है, प्रेक्षण है। प्रेक्षण के बाद में S1 S2 की जो दूरियां आई है उन दूरियों को कैलकुलेट करेंगे और दूरियों को कैलकुलेट करने के बाद में रिजल्ट हम लिखेंगे। जैसे रिजल्ट आया 0.19 सेंटीमीटर। ओके, रिजल्ट ये आ रहा है। रिजल्ट RF का मान कितना आ रहा है, क्लोरोफिल RF का मान ये आ रहा है, कैरोटीन का मान ये आ रहा है। जिन जो अलग अलग प्रकार के जो वर्णक थे उनका रेफरेंस जो वैल्यू थी वो क्या क्या आई वो हम लिख देंगे और उसके बाद में फिर हम सावधानियां लिख देंगे। ओके, उद्देश्य विलीन विधि द्वारा सॉल्वेंट मेथड द्वारा क्लोरोफिल के वर्णकों का अध्ययन। वो पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा था, ये सॉल्वेंट मेथड द्वारा था। तो सॉल्वेंट मेथड द्वारा अलग प्रोसीजर है, तो उसमें वही उपकरण काम में लेते हैं, प्रोसीजर काम में लेते हैं। पूरा का पूरा ये प्रोसीजर आ गया। प्रोसीजर में लिख देते हैं किस प्रकार एसीटोन के वर्णकों का निष्कर्षण करते हैं। हरे पादप लेते हैं, 10 ग्राम उसको तोलते हैं, एसीटोन में मिलाते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर इसमें है। उसके बाद में ये अपने पास सेपरेटिंग फनल है, उसमें डालते हैं और प्रोसीजर लिखते हैं और प्रोसीजर लिखने के बाद में रिजल्ट और रिजल्ट के बाद में उनकी सावधानियां। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एक एक स्टेप को स्टेप नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिकल फाइल है, साफ सुंदर नामांकित चित्र वाली होनी चाहिए। तो जहां पर भी डायग्राम आए तो डायग्राम बनाना है और इसके अलावा आपको एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, समझना है, परिणाम लिखना है किस प्रकार से इनका जो रिजल्ट आया है और सावधानी अपने को लिखनी है। सावधानी है, सर्वप्रथम सेपरेटिंग फलन में लेते हैं, परतों को अलग अलग करते हैं, परतें अलग अलग होने के दौरान फलन को हिलाते नहीं है, हिलाते, सारी चीज़ें जो है एक एक सावधानी अपने को लिखनी है। ओके, फिर उसके बाद में अगला प्रैक्टिकल है अपना एमिनो अम्लों के मिश्रण में से एमिनो अम्लों का पृथक्करण, वही पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा। अभी तो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा जो क्लोरोफिल थे उनके जो पिगमेंट्स थे वर्णक थे उनका अध्ययन किया था और अभी पृथक्करण किया था। अब जो हम कर रहे हैं वो एमिनो अम्लों के मिश्रण में से एमिनो अम्लों को अलग कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा। ओके, तो उसके लिए जो उपकरण काम में आ रहे हैं जैसे पादप है, मानक एमिनो एसिड्स हैं, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है, बीकर है, सेपरेट फलंग है, सिलेंडर वगैरह, कैपिलरी ट्यूब, स्प्लिट, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह जो भी अपने पास है वो सारा का सारा इसमें लिख देंगे। फिर प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर के बाद में वही ये 4 चरणों में पूरी होती है, तो एक स्टेप को हम राइट नाउ करते जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी पेपर तैयार करना, ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद में एमिनो अम्लों का पृथक्करण 5वां पॉइंट, चौथा पॉइंट, और उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट लिखना है। S1 S2 की जो दूरियां हैं वो लिखनी है और आपको सावधानियां लिखनी है। ओके, उसके बाद में आ रहा है कि एंजाइम कैटाइलेज की सक्रियता का तापमान तथा पीएच द्वारा प्रभावित। मतलब एंजाइम जो कैटाइलेज एंजाइम है वो या उसको तापमान कैसे प्रभावित करता है या पीएच को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में लिखना है। वही का वही आवश्यकताएं लिखनी है, प्रोसीजर अपने को लिखना है। तापमान का प्रभाव हम देख रहे हैं इधर, ये पहले तापमान का प्रभाव है और पीएच का प्रभाव। पीएच कैटाइलेज एंजाइम की सक्रियता निम्न पीएच पर अम्लीय माध्यम में प्रदर्शित होती है। मतलब निम्न पीएच या अम्लीय माध्यम में कैटाइलेज एंजाइम एक्टिव होगा। यदि पीएच को बढ़ाया जाए तो एंजाइम की सक्रियता प्रदर्शित नहीं होती। मतलब जब पीएच बढ़ जाएगी तो क्षारीयता की ओर जाएंगे, सीधी सीधी बात है। जब पीएच बढ़ रही है, क्षारीयता बढ़ रही है या अम्लीयता घट रही है तो यहाँ पर एंजाइम कैटाइलेज एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। ओके, उसके बाद में विधि लिखनी है अपने को और विधि के बाद में सावधानियां। ये डायग्राम बनाना है आपको, साफ सुंदर डायग्राम बनाना है और उसके बाद में निष्कर्ष अपने को प्रेक्षण लेना है। टेस्ट ट्यूब 1 का क्या रिजल्ट रहा, टेस्ट ट्यूब 2 का क्या रिजल्ट रहा, टेस्ट ट्यूब नंबर 3 का क्या रिजल्ट। ये ऑक्सीजन के बुलबुले बन रहे हैं नहीं बन रहे, वो इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आपने जो टेम्परेचर दे दिया तो टेम्परेचर के कारण कैटाइलेज एंजाइम नष्ट हो गया, तो उसके कारण ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं। निष्कर्ष आपको लिखने हैं और निष्कर्ष होने के बाद में अगला प्रैक्टिकल है स्टार्च पर एमाइलेज या डायस्टेज के प्रभाव का अध्ययन करना। स्टार्च जो है उसका एमाइलेज पर क्या प्रभाव है। ठीक है, शादियों का सीजन चल रहा है, पटाखे भी छूट रहे हैं, तो शादियां तो होती रहती है, दूर से होती है, करीब से होती है, अमीर से होती है, गरीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है शादियां तो नसीब से होती है। आप सबकी भी हो जाएगी शादियां, लेकिन शादी बाद में है, पहले आप प्रैक्टिकल फाइल या एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, फिर जब आपकी एज हो जाएगी तब शादियां तो हो ही जाएगी। मेरी भी एक बार तो हो गई है। हाँ, आगे देख लो। बाद ये पूरी का पूरा प्रोसेस है, प्रेक्षण है और परिणाम आपको लिखना। ठीक है, इसके बाद में
ये डायग्राम आपको बनाना। डायग्राम की एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पूरा प्रोसीजर लिख देते हैं, डायग्राम लास्ट में बनाते हैं, या कई पहले डायग्राम बना लेते हैं, प्रोसीजर नहीं लिखते हैं। तो आप जहाँ अपना प्रैक्टिकल चल रहा है उसके जस्ट बीच में ही अपना डायग्राम भी बनाएं, ताकि डायग्राम के साथ साथ हम उसको भी लर्न कर सके, याद कर सके। ओके, अगला प्रैक्टिकल है प्रकाश संश्लेषण का में ऑक्सीजन के विमोचन का प्रदर्शन करना। मतलब फोटोसिंथेसिस जहाँ होता है, हमें मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 काम में ली जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान? तो उसका अध्ययन हम करेंगे। तो जो आवश्यक उपकरण है वो लेते हैं। सिद्धांत, हरे जो पादप है स्वयंपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और स्टार्च के रूप में उसको संचित करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का विमोचन होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये अपना रिएक्शन है, ये प्रक्रिया है। प्रोसीजर पूरा का पूरा लिखेंगे। प्रोसीजर के बाद में ये परिणाम है, प्रखनली में जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे और वो तेजी ये सीध वो जल्दी जलने लगेगी। और आपको मालूम है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्वलनशील तो नहीं है, लेकिन जलाने में सहायक है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन होगी तो माचिस की तीली तेजी से जलेगी, और तेजी से जलने का मतलब सीधी सीधी बात है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बना है। ठीक है, तो उसको प्रेजेंसी बता रहा, तो ये सिद्ध कर देंगे हम। ये देखो, ये डायग्राम बनाना है, गैनोंग रेस्पायरोमीटर है। उसके बाद में गैनोंग रेस्पायरोमीटर, ये पीछे वाला था, ये गैनोंग रेस्पायरोमीटर का डायग्राम बनाना है और इसका प्रैक्टिकल ये रहा। गैनोंग रेस्पायरोमीटर द्वारा RQ शोषण गुणांक ज्ञात करना। ठीक है ना, शोषण गुणांक मुक्त CO2 का आयतन ऑब्लिक अवशोषित O2 का आयतन। मतलब CO2 और O2 का जो गैसों का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? शोषण गुणांक कहलाता है। अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, अलग अलग सीड होते हैं, अलग अलग जो प्लांट होते हैं, उन सब का शोषण गुणांक अलग अलग होता है। तो यहाँ पर गैनोंग का जो रेस्पायरोमीटर है उसके द्वारा RQ का मापन करते हैं, शोषण गुणांक का मापन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर आपको लिखना है, आवश्यक उपकरण आपको लिखने हैं और रिजल्ट्स आपको लिखने हैं। शोषण गुणांक अलग अलग जो अपने पास पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक अलग होगा, प्रोटीन का शोषण गुणांक अलग होगा और वसाओं का शोषण गुणांक अधिक होगा। जो फैटी एसिड है, वसी अम्ल है, उनका शोषण गुणांक अलग होगा। तो सबका शोषण गुणांक अलग अलग होता है, उनके बारे में आपको बताना है। कार्बनिक अम्लों का शोषण गुणांक अलग है, सावधानियां लिखनी है। अब आ रही है ऑक्सीशोषण का प्रदर्शन करना। दो प्रकार के शोषण होते हैं, एक तो ऑक्सीशोषण और एक अनऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीशोषण का प्रदर्शन, उसमें भी आपको सिद्धांत लिखना है, प्रोसीजर लिखनी है, रिजल्ट और सावधानियां। परीक्षण लिखना है, कांच की नलिका में जब डुबोई गई तो उसका जल स्तर बढ़ गया। अंकुरित चने फ्लास्क में O2 ग्रहण करने में करके शोषण करते हैं। शोषण करने के साथ साथ CO2 शोषण जब करेंगे तो CO2 मुक्त होगी, और जब CO2 मुक्त होगी तो उसकी उपस्थिति के कारण जो ऑक्सीजन CO2 का लेवल है वो गड़बड़ा जाएगा। ये सिद्ध कर देंगे, सावधानियां अपन लिख देंगे। ओके, ये डायग्राम आपको बनाना है। उद्देश्य चाप वर्दी का है ये डायग्राम। अभी हमने बात की थी चाप वर्दी द्वारा हम ये नोटिस करते हैं, यही आकलन करते हैं क्या पौधे के तने की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है ना, तो एक्सोनोमीटर आर्क जो है उसके द्वारा हम चाप वर्दी द्वारा तने की लंबाई की वृद्धि का मापन का अध्ययन करना। अपन इसमें जो मटेरियल है, आवश्यक उपकरण है वो लेंगे, सिद्धांत लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर के बाद में प्रेक्षण और निष्कर्ष। ये प्रेक्षण हो गया, पादप की वृद्धि के साथ गिरी हुई जो गिरी है वो घूमती है तनाव के कारण सुई चाप के द्वारा। जैसे जैसे पादप ग्रो करेगा तो जो सुई है वो ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। ऊपर की ओर जब बढ़ रही है या डाउन की ओर जा रही है तो हम पता लगा लेंगे कि पहले और बाद में जो प्रेक्षण आएगा उसको नोट कर लेंगे और रिजल्ट में हम उसको लिख देंगे। सावधानियां हम लिख रहे हैं। ये हो गई हमारी बॉटनी की 5th सेमेस्टर की फाइल। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूँ कि जिस किसी स्टूडेंट्स को इस फाइल की PDF चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दीजिएगा। कमेंट्स करने के बाद में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर PDF के लिए मैसेज टाइप करना है, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। PDF का जो चार्ज है वो हम व्हाट्सएप पे आपको लिख देंगे। उस चार्ज के दौरान आपको इस फाइल की PDF भी मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हमें PDF प्रोवाइड करवा दो तो PDF के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में जाने के बाद में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आपको नंबर उठाकर आपको व्हाट्सएप
पर आपको लिखना है कि सर हमें इस नंबर पर फाइल भेज दीजिए, हम आपको फाइल भेज देंगे। उसके लिए आपको पहले चार्ज पे करना होगा, उस चार्ज के बाद में आपको फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अन्यथा आप यहाँ से भी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो यूट्यूब से देखिए, अगर आप डायरेक्ट PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि सर हमें फ़ाइल चाहिए, और फिर हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे जिसके आधार पर आप वहाँ से अपनी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।